दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। एक चुनाव का नतीजा एक पूरे पॉलिटिकल पार्टी के परसेप्शन को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है, और ये हमने महाराष्ट्र में खासतौर पर लोकसभा चुनाव के समय देखा था। 2019 में जहां कांग्रेस लोकसभा में केवल एक सीट जीत पाई थी, तो वहीं 2024 में वही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में लोकसभा में 13 सीट जीत सकी, जिसके बाद कांग्रेस को लेकर परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया। ऐसा माना जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने जो दो सहयोगी दल हैं महाविकास आघाड़ी में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, उन पर एक तरीके से वो रौब जमाने लगे थे कि हमारे देखो सीट ज़्यादा आए हैं तो हम सबसे बड़े भाई के रूप में उभरेंगे। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा के नतीजे सामने आए और फिर से जैसे कि मैंने कहा, एक चुनाव परसेप्शन बदल सकता है, और ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध में गया है। 10 साल तक वहाँ पर एक सत्ता रहने के बावजूद, सीधी टक्कर रहने के बावजूद एक ऐसी छवि बनी कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बिना भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में उतनी सक्षम नहीं है जैसे कि वो अपने अलायंस के साथ है। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा, एनसी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर सत्ता में वो आते हैं। राजस्थान में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है तो वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता है। उसके साथ ही हरियाणा का तो आपके सामने एग्जाम्पल है ही, राजस्थान में भी इसी तरह के हालात होते हैं, मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात होते हैं, जिसके वजह से अब एक नया परसेप्शन सामने आया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो हरियाणा के चुनाव के बाद ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर महाविकास आघाड़ी को खासतौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर वो चाहते हैं कि इस चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि देखिए, माहौल जिस तरह से हरियाणा में था कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस का आना लगभग तय है, एग्जिट पोल ये कह रहे थे, सभी चुनावी पंडित कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे क्योंकि हम ग्राउंड पर नहीं थे, लेकिन कई ऐसे जो पत्रकार हैं और जो चुनावी पंडित हैं वो ये बातें कर रहे थे। ठीक इसी तरह की बातें महाराष्ट्र में हर रोज़ होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्कोप नहीं है, महाविकास आघाड़ी फिर से आ रही है, कांग्रेस सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर रही है। हमने खुद ने यहाँ पर स्टोरीज़ किए हैं जहाँ पर बताया है कांग्रेस का ज़ीरो से हीरो का सफ़र, ऐसे वीडियोज़ हमने किए हुए हैं। लेकिन आज हम उन 5 मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर महाविकास आघाड़ी को ध्यान देने की ज़रूरत है, और हरियाणा में जो नतीजे आए हैं उससे सीख लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं मुद्दा नंबर 1। देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें हरियाणा के चुनाव में देखने मिला। वहाँ पर जाट बनाम नॉन जाट का जो मुद्दा था वो बड़ा बन गया। कांग्रेस ने जहाँ पूरी तरीके से जाट फैक्टर्स पर अपने कैंडिडेट्स को उसी तरह से चुना, टिकट्स उसी तरह से बांटे, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की जो ओबीसी पॉपुलेशन है, साथ ही साथ नॉन जाट पॉपुलेशन है, उस पर फोकस किया और उसका असर साफ तौर पर देखने मिला। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ पर मराठा बनाम ओबीसी का मुद्दा है, धनगर समाज का मुद्दा है, ब्राह्मणों का मुद्दा है। मुंबई में अगर आप आते हैं तो मराठी बनाम गुजराती का मुद्दा है, पर प्रांतीय का मुद्दा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी को अगर हरियाणा से कोई सीख लेनी है तो उसमें उन्हें हर एक रीजन के हिसाब से अपने पॉलिटिक्स को और साथ ही साथ अपने कैंडिडेट्स को तय करने की ज़रूरत है। आप केवल मराठा कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं, आप केवल एक स्पेसिफिक जो कास्ट है उसके इक्वेशन के हिसाब से आप कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं। आपको वहाँ की राजनीति, वहाँ पर क्या हो रहा है, उस सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। शायद ये एक चीज़ है जो कांग्रेस ने हरियाणा में नहीं किया और इसका उन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। ये रहा नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आपको मैं बात करता हूँ कि बहुत सारा बदलाव लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में हो चुका है। महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी को डीएमके का वोट मिला है। डीएमके वो राजनीतिक पार्टी नहीं, यहाँ पर डीएमके में आता है दलित, मुस्लिम, कुनबी, मराठा। दलित, मुस्लिम और कुनबी मराठा, इन तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। लेकिन आप सोचिए कि कई सारी चीज़ें बदल गई हैं लोकसभा चुनाव के बाद। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सहित एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक साथ लड़कर केवल 17 सीटें जीत पाए, उन्हें एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हम केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर या फिर सो कॉल डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। उन्होंने कई सारे स्कीम्स लाए। दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 3-4 महीनों में यहाँ पर लाड़की बहन योजना, जैसे कि लाडली बहना होते हैं वैसे लाड़की बहन योजना स्कीम है, 1500 रुपये दिए गए।
बेरोज़गार जो युवा हैं उन्हें 6,000 से लेकर 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए कोई ऐलान किया जाता है, गाय को राज्य माता कहा जाता है। ऐसे तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि महाविकास आघाड़ी क्या कर रही है। उनको अब जो अपना मैनिफेस्टो वो बनाएंगे उसमें उन्हें अपना विजन तैयार करना होगा इसी डीएमके फैक्टर के लिए। जो डीएमके है, जैसे कि मैंने कहा, दलित, मुस्लिम और कुनबी मराठा, इनके लिए महाविकास आघाड़ी क्या करेगी। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तब तो उन्हें वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, आपको ये समझना होगा। 1,500 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं, तो जब तक आप इसका काउंटर नहीं देते हैं तब तक आपको वोट्स नहीं मिलेगा, ये बात समझिएगा। फैक्टर नंबर 3 वो है मुस्लिम वोट्स। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है महाविकास आघाड़ी को। देखिए, एक तरीके से क्या सोचा जाता है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मुसलमान हम कुछ करें या ना करें, मुसलमान तो महाविकास आघाड़ी को ही वोट देंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर और कई सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। क्योंकि लोकसभा चुनाव में, आप माने या ना माने, मुसलमानों ने पूरे अपने इतिहास को भूलते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, उद्धव ठाकरे जो बिल्किस बानो से लेकर तमाम मुद्दों पर लगातार बात कर रहे थे, कह रहे थे बिल्किस बानो के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती भी है कि इन्हें एक खास समुदाय का वोट मिला है, खास समुदाय का वोट मिला है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखा गया, जब और मैंने मुसलमानों से जब बात की है तो एक गुस्सा जो उनका था वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर था। वक्फ बोर्ड को लेकर जब पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी, इनके पार्टी के लोगों ने वहाँ पर जाकर इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्हें तमाम वोट्स मिले थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। जैसे कि मैंने कहा, एक धारणा होती है कि अगर मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी को वोट देंगे नहीं तो वोट किसको देंगे, तो वो उनका मानना होता है कि वो महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे। आपको यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर 2 और पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम और दलित के वोट्स को अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और साथ ही साथ AIMIM। तो अगर मुसलमानों के मुद्दों को आप बढ़ चढ़ कर नहीं उठाएंगे, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डर कर राजनीति करने की ज़रूरत है कि हमें मुस्लिम पार्टी का थोप लग जाएगा। ये भारत जो है किसी हिंदू पार्टी या मुस्लिम पार्टी से नहीं बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि एक सेक्युलर अलायंस है तो आपको मुसलमानों के मुद्दों को भी उठाना होगा। हाल ही में हमने देखा विशालगढ़ में किस तरह से वहाँ पर मुस्लिम घरों पर, विशालगढ़ कोल्हापुर में आता है, मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया। फिर हम देखते हैं वक्फ बोर्ड का मुद्दा होता है, मुंबई के धारावी में इसी तरह से एक मस्जिद को तोड़ने का मामला सामने आता है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी, उनके नेताओं को भी इस मुद्दे को उठाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर महायुति में, यानी बीजेपी के साथ साथ जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और साथ ही साथ अजित पवार की एनसीपी है, उसमें अजित पवार भी तो सेक्युलर बातें करते हैं, वो नीतीश राणे का विरोध करते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है मुसलमान के वोटों को डाइवर्ट करने की और उसे तोड़ने की। अगर वो होता है तो उसका भी महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है। इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैंने कहा ना, लोकसभा चुनाव में जो सरकार में शामिल तीनों लोग हैं उन्हें समझ में आया कि भाई देखिए, केवल नरेंद्र मोदी नेशनल पॉलिटिक्स करते हुए नहीं चलेगा। बेरोजगारी मुद्दा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने लाडली बहन जैसे स्कीम को लाया। लाड़की बहन कहते हैं महाराष्ट्र में, जैसे जिसके तहत 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में आ रहे हैं। आप माने या ना माने, 1,500 रुपये कई महिलाओं को मिल रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी को इसका एक काउंटर सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इसके लिए कोई काउंटर नहीं सोचते हैं या इसका कोई सल्यूशन नहीं सोचते हैं तो लोग कहेंगे कि आपके पास तो विजन नहीं है, वहाँ से वैसे भी हमें 1,500 रुपये आ रहे हैं तो हम क्यों आपको वोट दें। आपको समझना होगा, महंगाई के इस दौर में उस 1,500 रुपये का महत्व बहुत कुछ है। अब उस 1,500 रुपये का आप काउंटर कैसे करते हैं, महाविकास आघाड़ी को सोचना होगा। वो कहते हैं कि इन्होंने हमें से ही कॉपी किया, इन्होंने कर्नाटक के हमारे मॉडल को कॉपी किया, ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर आप इसका काउंटर नहीं ढूंढते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पांचवा और सबसे अहम जो मुद्दा है दोस्तों, वो है इन तीनों पार्टी जो है ना महाविकास आघाड़ी के बीच, उनके बीच यूनिटी का मुद्दा। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र में, आप माने या ना माने, कांग्रेस नेताओं के जो सुर हैं वो अचानक से बदल गए। वो अपने आप को बड़े भाई के रूप में यहाँ पर दिखाने लगे। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब महाविकास आघाड़ी में कोई फूट नज़र नहीं आ रही थी। कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता और शरद पवार के एनसीपी के नेता सभी एक साथ थे।
एक साथ ये चुनाव लड़ रहे थे। इन तीनों के बीच में बड़ा भाई छोटा भाई का कोई मुद्दा नहीं था। उद्धव ठाकरे भी कई जगहों पर जाकर कांग्रेस के नेताओं के लिए उन्होंने प्रचार किया, शरद पवार ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी यहाँ पर आकर दूसरे लोगों के लिए प्रचार किया। लेकिन जब से ये फैसला आया है तब से कांग्रेस कहते हैं हम तो विनिंग मार्जिन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग ज़्यादा जीते हैं, हमारे चांसेस ज़्यादा हैं, विदर्भ में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके वजह से इन तीनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं खिटपिट शुरू हो चुकी है। अब जो हरियाणा के नतीजे आए हैं तो जो मैं कह रहा हूँ इसी तरह की बातें संजय राउत ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि आपको अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर जाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप जीतना चाहते हैं। पहले सुनिए संजय राउत ने क्या कहा, फिर हम आगे बात करते हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो ज़रूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें ज़रूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों संजय राउत ने भी कहीं ना कहीं वही इशारा किया जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये एकला चलो रे का जो नारा होता है वो नहीं चलेगा। आपको रियलिटी समझना होगा। और अगर आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, अगर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा, शरद पवार के पार्टी के लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट और विनिंग जो जिसका ज़्यादा होता है उसके आधार पर होगा, तो इसका असर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ेगा। आप लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, एक दूसरे के सीटों को आप काटेंगे, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ पूरे महायुति को हो सकता है। इसके साथ जनता में भी एक जाता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्या करेंगे। ऐसे में ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो सातवें आसमान पर चल रही थी, उन्हें रुक कर समझने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है और तमाम मुद्दों को लगातार उठाने की ज़रूरत है। देखिए कल से दोस्तों मैंने एक ट्वीट किया है, जब से ये हरियाणा में चुनाव हारे हैं ये लगातार ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। और अब कांग्रेस ईवीएम का मुद्दा जब उठा रही है उसे क्यों सीरियसली नहीं लिया जा रहा है पता है? क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे को भूल गई। लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा लगभग नहीं उठाया। हमने इसी चैनल पर एडीआर से बात किया है, हमने वोट फॉर डेमोक्रेसी से बात किया था। उन्होंने कहा था कि कैसे 79 सीट्स पर 5 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ाए गए, वहाँ पर कई सारे परेशानी का सामना विपक्ष को करना पड़ा। इसके बावजूद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आक्रामक नज़र नहीं आई। ऐसे में आप एक मुद्दा केवल लोकसभा चुनाव के पहले अगर उठाएंगे और बाद में उसे छोड़ देंगे, तो बाद में अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो ये कहा जाएगा कि आप बहाना दे रहे हैं, आपके सीरियसनेस पर सवाल उठाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जैसे लोग जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रह रहे हैं, उनके भी इस मुद्दे को लेकर जो सीरियसनेस है लोगों के बीच, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इस मुद्दे को लगातार उठाएं। और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के दूसरे जो सहयोगी हैं उन्हें भी साथ में लेकर चले। शायद इसका फ़ायदा उन्हें महाराष्ट्र के इस चुनाव में देखने मिलेगा। ऐसे में ये जो 5 चीज़ें हैं, ये एक तरीके से सीख है जो कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के सभी लोगों को लेना चाहिए। आप केवल यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि ये 10 साल से हैं तो कई यहाँ पर लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, इन्होंने गद्दारी की। लोगों ने आपका एक बार साथ लोकसभा में दे दिया। याद रखिए, गुस्सा एक बार ही गुस्से से आता है, दूसरी बार उतने गुस्से से आपके लिए लोग तैयार नहीं होंगे। और लोगों ने आपको एक बार चांस लोकसभा में दे दिया। 48 में से 31 सीट आप लोग जीत चुके हैं महाविकास आघाड़ी। तो ऐसे में आपको अपने स्ट्रैटेजी में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। और कम से कम हरियाणा के बाद तो आपको साथ में आकर समझना चाहिए कि आपको आपस में लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी और महायुति के खिलाफ लड़ना है। तो ये एक की टेकअवेज है, क्योंकि बीजेपी जो आप समझ लें कि लोकसभा चुनाव से डाउन थी, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनकी सरकार चल रही थी, नरेंद्र मोदी के मैजिक पर सवाल उठ रहा था,
वहीं ऐसे हरियाणा जहां पर वो लगभग गायब माने जा रहे थे, कोई कह रहा था आंधी आने वाला है, कोई कह रहा था वेव आने वाला है, कोई कह रहा था सुनामी आने वाली है कांग्रेस की, वहाँ पर वो वापस आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर भी जिस तरह से एक वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उनमें फिर से कॉन्फिडेंस आ गया है, उनमें फिर से जोश आ गया है और इसका असर कहीं ना कहीं उनके पूरे कैडर पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर इस पर आप काम नहीं करते हैं तो हरियाणा का ही असर महाराष्ट्र में देखने आपको मिल सकता है। इसलिए अब इसे लेकर वो आगे क्या करेंगे ये तो देखना ज़रूरी होगा, लेकिन हरियाणा से महाराष्ट्र को जोड़कर हमने ये एनालिसिस की है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो वाकई आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैंने सारी चीज़ों को जोड़ा है या और कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। हम आपके सारे कमेंट्स को ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।